नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। अनूप दीक्षित जी वेरी गुड इवनिंग, शर्ट दिखा दीजिए। कविंद्र पांडे जी वेरी गुड इवनिंग। ईडी का अच्छा ईद का चांद हो गए, ठीक है। शिव श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग। हरीश जी वेरी गुड इवनिंग। ईद का चांद बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। रीजन ये था यार, 2 दिन से बुखार आ रहा था, मुझे फीवर था, गला भी बहुत ज्यादा बैठ गया था। आज भी आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, थोड़ा सा भरभराहट वाली आवाज लग रही होगी। अभी पूरी तरह से गला सही नहीं हो पाया है, बट उम्मीद है कि कल तक जो है वो गला अच्छे से सही हो जाएगा। अभी गला अच्छे से सही नहीं हो पाया है मेरा, ठीक है। तो उसी के चक्कर में आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट अब आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और प्रॉपर तरीके से चलेगा, बशर्ते यार तबीयत ना खराब हो, क्योंकि तबीयत जब खराब हो जाती है तब आप जानते हो फिर प्रॉब्लम होती है। और ये है हमारा रीलोडेड CIB फाउंडेशन, ठीक है, जहां पर हम MCQ की बात करेंगे, केस स्टडीज की बात करेंगे, फाउंडेशन की बात करेंगे। तो अगेन फिलहाल मैं यहाँ पर MCQs के बारे में चर्चा करूंगा। आपसे मैंने कहा था, ठीक है, कि जितना भी हम लोगों ने फाउंडेशन में कवर किया है वो सब हम MCQs के फॉर्मेट में कवर करेंगे अपने इस बैच में। तो आज से इसका आगाज करते हैं। 4 मॉड्यूल हैं यहाँ पर, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D, ठीक है। इन चारों में हम मॉड्यूल A और मॉड्यूल B की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और सबसे ज्यादा टॉपिक भी यहीं से पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट पे और ज्यादा बात मैं आपके साथ नहीं करूंगा। CIB के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा पहले ही वीक में, क्योंकि फर्स्ट वीक में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सेकेंड वीक में आते हैं तो 100 रुपीज और थर्ड वीक में जाएंगे तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जो काम करना ही है वो काम पहले ही कर लीजिए। वो है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बट ऐसा मत करिए आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ये भी लोगों ने बना दिया है पूरी कहावत, और इतनी जल्दी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों। तो ये फालतू की भी कहावत साथ में ऐड कर दी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आगाज करते हैं आज से इस MCQ बैच का, जहां पर सब कुछ आपको मिलेगा इन MCQ फॉर्मेट। और अगेन ये पहला टॉपिक है, तो इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स भी होंगे और नॉर्मल क्वेश्चंस भी होंगे, इजी भी होंगे, टफ भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यही फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक आप यहाँ पर समझोगे, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, ये सब मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, यहाँ पर इनका न्यूमेरिकल आप लोग करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने फटाफट। अब अगेन MCQ की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जब हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात करेंगे, प्रीवियस तो कोई है नहीं क्योंकि आज ही से शुरुआत है, तो MCQs ऑन टॉपिक क्या है हमारा, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। ये हमारा मेन टॉपिक है जिस पर आज हम MCQ पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट बताइएगा। द टर्म फॉरेन एक्सचेंज इज यूज्ड टू डिनोट एज वेल एज द वन ऑफ करेंसी इनटू अनदर। फटाफट बताइएगा। यहाँ पर बड़ा आसान सा प्रश्न है। धनंजय जी वेरी गुड इवनिंग। और याद रखिएगा आपका पार्टिसिपेशन इस बैच में बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छे से हम इस बैच को आगे बढ़ा पाएंगे। कि न्यूमेरिकल बैच है, आप जब तक कुछ बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में ये पहला वाला टॉपिक है, तो हम डिस्कशन करते रहेंगे आपके साथ लंबे समय तक। सारे न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे। जहां पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता आप लोग बता दीजिएगा। कविंद्र ने ये बता दिया, अनूप ने ये बता दिया, धनंजय ने ये बता दिया, ए इज द राइट ऑप्शन, यस। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि हम डिनोट करते हैं फॉरेन करेंसी और बात करते हैं किसकी, यहां पर एक्सचेंज की, एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना, और जिस दर पर यह मुद्रा परिवर्तित की जाती है उस दर को एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो यहां पर बेसिकली एक करेंसी का दूसरी करेंसी में कन्वर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न, द एक्सचेंज रेट्स ऑफ मेजर करेंसीज फ्लक्चुएट एवरी। ये भी बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बी गिरी बाबू जी वेरी गुड इवनिंग। हरीश जी आपने भी सही आंसर किया था, राजदेव सिंह जी आपने भी सही आंसर किया था। तो भाई आंसर जितनी जल्दी आप लोग सही करते जाएंगे उतना ही अच्छी बात है, यहां पर उतना ही हम लोग क्या कर सकेंगे, अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकेंगे।
तो आप लोग फटाफट बताते जाइए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, कहीं पर कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है। 2 का सी आ चुका है आंसर, सी 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 सी, बिल्कुल सही आप लोग। 4 सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, और ये आपकी बुक में ही दिया है, लेकिन गूगल पर आप सर्च करोगे तो एग्जैक्टली 4 सेकेंड आपको नहीं मिलता है, कहीं लिखा होता है 2 to 4 सेकेंड, 3 to 4 सेकेंड। ठीक है, आंगा गायकवाड़ जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, तो अगेन 4 सेकेंड याद रखिएगा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेक्स मार्केट आर, जो फॉरेक्स मार्केट है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करी जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसी होती है, फटाफट बताइएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कैसी होती हैं? स्टार्टिंग एंड ओपन ओनली, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, डायनेमिक एंड ऑपरेट राउंड द क्लॉक ग्लोबली, अफेक्टेड ओनली बाय ट्रेड फ्लोज, लिमिटेड टू वन कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। फटाफट बताइएगा यहां पर, जल्दी से बताइएगा। तो धनंजय जी ने यहां पर बताया है, फटाफट बताते रहिए यहां पर जल्दी से, जितनी जल्दी आप बताएंगे उतना ही अच्छा कर लेंगे हम। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज बताइएगा सभी लोग। आपके आंसर्स आ चुके हैं, 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी, यस बिल्कुल सही बात है यहां पर। तो डायनेमिक एंड ऑपरेट राउंड द क्लॉक, रीजन इसका अगेन हर देश के नियमों के आधार पर वहां पर ट्रांजैक्शंस आवर्स को लिमिटेड किया जा सकता है, लेकिन ये मार्केट क्या है, स्टैटिक नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, डायनेमिक है, बदलता रहता है। और याद रखिएगा क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स में ये मार्केट काम करती है, तो ये राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे 24 into 7 into 365 डेज काम करती है, याद रखिएगा, रीजन यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेक्स मार्केट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड टू फॉरेक्स मार्केट सही है, फटाफट बताइएगा। फॉरेक्स मार्केट के बिहाफ पर कौन सी बात यहां पर सही है वो जल्दी से बताइएगा। थर्ड का भी आपने बता दिया, फोर्थ का बता दीजिएगा। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स, दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट चेंजेस, दे आर कंट्रोल्ड ओनली बाय प्राइवेट ट्रेडर्स। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग नए इस बैच में जुड़े हैं वो लोग फाउंडेशन जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे, थ्योरी के आपको फाउंडेशन के जो पूरा का पूरा बैच है वो आपको मिल गया होगा, उस बैच में नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को जाकर के देखिए, और अगर नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए। फोर्थ का बी, बिल्कुल बी इज द राइट ऑप्शन। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जहां पर हम बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट इनकी बात करते हैं। और फिस्कल में गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, ठीक है, उसको मैनेज किया जाता है। फिस्कल पॉलिसीज बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों पॉलिसीज से, ठीक है, क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट इन्फ्लुएंस होती है, बदलती नहीं है, इन्फ्लुएंस होती है। तो फोर्थ का बी इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ का बताइएगा, अ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम, अ लार्ज पार्ट ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम, कहां से होता है? ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके की डीलिंग होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या डीलिंग होती है, जल्दी बताते रहिए। और देखो हर प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ये मत समझिएगा ये बहुत आसान है, बहुत टफ है, सर आज तो आपने आसान आसान से करा दी है, सब प्रकार के कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मिलते हैं, तो इस बात को जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। A large part of global forex turnover result mainly from, फिफ्थ का डी आपने बता दी। फिफ्थ में कंफ्यूजन आ रहा है, देखो कुछ के क्वेश्चन बी हैं, कुछ के डी हैं, रेमिटेंसेस। सही ऑप्शन है यहां पर बी, कैपिटल फ्लोज की बात करते हैं, स्पेकुलेशन और हेजिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्पेकुलेशन और हेजिंग यानी कि हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेसिकली डेरिवेटिव्स की बात होती है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप, इसकी बात होती है।
देन रेमिटेंसेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इस्तेमाल, हाँ रेमिटेंसेस के लिए भी करते हैं, लेकिन क्या लिखा है, लार्ज पार्ट। रेमिटेंस लार्ज पार्ट नहीं है, रेमिटेंस तो बहुत छोटा पार्ट है, पैसे भेजना। मेन तो व्यापार के लिए किया जा रहा है, ट्रेड के लिए, जो ट्रेडिंग हो रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी। जैसे शेयर मार्केट में क्या होती है, ट्रेडिंग मेनली पार्ट है उसका, ट्रेडिंग से मेन इनकम है। तो फिफ्थ का बी राइट ऑप्शन है। हाँ रेमिटेंसेस के लिए भी मार्केट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेमिटेंस के लिए आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो मार्केट में आना पड़ेगा। लेकिन अगेन प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, उत्तर देते वक्त अगेन जब भी आप आंसर करते हैं तो क्या प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है उस पर फोकस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स आर टेक्निकल एंड स्पेकुलेशन। ये भी पूरा मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया हुआ है। एक और रह जाता है यहां पर, कौन सा फैक्टर होता है जल्दी से बताइएगा। मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स आर टेक्निकल एंड स्पेकुलेशन। तो मेन फैक्टर्स यहां पर टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ कैपिटल इज ह्यूज पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल कविंद्र पांडे जी, यस दैट्स वाई वहां पर कैपिटल फ्लोज की बात थी, कैपिटल फ्लोज। जल्दी से बताइएगा, मेन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को वो टेक्निकल होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों फंडामेंटल। टेक्निकल होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं और स्पेकुलेशन बेसिस पर होते हैं। ठीक है, हाँ पॉलिटिकली मेन फैक्टर्स नहीं होते हैं, पॉलिटिकल रिस्क रहता है लेकिन पॉलिटिकली मेन फैक्टर्स नहीं होते हैं। मेन फैक्टर्स में हम टेक्निकल फैक्टर्स की बात करते हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं और स्पेकुलेशन फैक्टर्स की बात करते हैं। सिक्स्थ का सी बहुत सारे लोगों ने बताया पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, फंडामेंटल इज द राइट ऑप्शन। टेक्निकल है, आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, आप जाकर के देख सकते हैं वहां पर। टेक्निकल है, फंडामेंटल्स हैं और स्पेकुलेशन से रिलेटेड है। नहीं पॉलिटिकल नहीं है, फंडामेंटल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a spot contract settlement of funds takes place on the working day following the date of contract। स्पॉट रेट, जो इस रेट पर सबसे ज्यादा डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अगेन कब वो स्पॉट को हम कब मानते हैं। आपको मैंने रेडी रेट बताया था, ठीक है, रेडी रेट बताया था जिसे टीओडी के नाम से भी जानते हैं। टर्म रेट मैंने आपको बताया था टीओएम, ठीक है। देन फॉरवर्ड रेट आपको बताया था और स्पॉट रेट के बारे में भी चर्चा करी थी। तो स्पॉट रेट में क्या होता है जल्दी से बताइएगा, ऑन द सेवेंथ का सी। हाँ ये गलत नहीं करोगे, सेकंड दे। तो अगेन याद रखिएगा, एक है टीओडी या इसका एक नाम है रेडी रेट या कैश रेट भी बोलते हैं, कैश रेट, जहां पर होता है T+0 यानी कि सेम डे सेटलमेंट हो जाता है, सेम डे। T+0 का मतलब हो गया सेम डे, सेम डे। फिर यहां पर हम बात करते हैं TOM जिसे टर्म रेट बोलते हैं। TOD का मतलब हो गया टुडे, टुमारो, टुमारो का मतलब हम T+1 की बात करते हैं। फिर आता है यहां पर स्पॉट रेट, स्पॉट रेट, स्पॉट रेट में हम बात करते हैं T+2 की, और इसके बाद T+2 के आगे जितना भी टाइम होगा उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट, ठीक है। रेट आफ्टर T+2, जैसे मान लो T+7 हो गया, ये क्या है फॉरवर्ड रेट। T+30 हो गया, फॉरवर्ड रेट है। ये सब फॉरवर्ड रेट के एग्जांपल्स हैं। और याद रखिएगा जो ये +2 या +1 या लिखा हुआ है ना, ये वर्किंग डे होना चाहिए। अगर वर्किंग डे नहीं है तो उसके आगे वाले डे को हम 1 ही काउंट करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इफ द करेंसी इज कॉस्टलियर इन फॉरवर्ड इट इज सेड टू बी एट अ। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई करेंसी जब सेटलमेंट, फॉरवर्ड का मतलब हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 महीने बाद का, तो 1 मंथ आफ्टर हमारा आपका जो एग्रीमेंट अमाउंट है, एग्रीमेंट किया कोटेड रेट आज की है जिस पर हमने एग्रीमेंट किया है। अगर एट दैट टाइम सेटलमेंट के समय क्या होता है, अगर करेंसी कॉस्टलियर है तो इसको क्या कहा जाएगा? 8 का बी आप लोगों ने बताया, राजदेव, शिवम, ठीक है, प्रशांत, अनूप जी, बीगरी बाबू, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है? प्रीमियम, बिल्कुल सही बात है। यहां पर करेंसी क्या कही जाएगी? अगर कॉस्टलियर है तो प्रीमियम पर। और अगेन अगर करेंसी चीपर है तो वो भी बता दीजिएगा यहां पर। अगर करेंसी चीपर है तो वो क्या कही जाती है? डिस्काउंट पर। करेंसी कॉस्टलियर है, और कॉस्टलियर का मतलब
अगर याद रखिएगा, ठीक है, एग्रीमेंट जब हमारा हुआ था, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के टाइम पर 88.20 है, देन सेटलमेंट के समय ये 88.60 है, तो ये क्या हो गया, प्रीमियम की बात कर रहे हैं हम, प्रीमियम। और कम है तो हम किसकी बात करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं। अगला, द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड्स इज नोन एज, जिस दिन सेटलमेंट्स होता है उस डेट को हम किस नाम से जानते हैं, डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड्स इज नोन एज, एक तो हो गया T+2, यानी कि थर्ड डे जो है वो क्या है, सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट डेट। जैसे मान लो आज मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं, आज है 11 सितंबर, तो 11 सितंबर हो गया ट्रांजैक्शन डे, ट्रांजैक्शन डे हो गया, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन डे हो गया। अब ये क्योंकि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है तो T+2 है, 11 सितंबर के बाद आएगा 12 सितंबर, 12 सितंबर के बाद आएगा 13 सितंबर, तो 13 सितंबर को क्या बोलेंगे, ये जो 13 सितंबर है ये कौन सी डेट कही जाती है, यस बिल्कुल आप लोग सही हैं, बी इज द राइट ऑप्शन, वैल्यू डेट, वैल्यू डेट, इस डेट को क्या बोलते हैं हम, वैल्यू डेट बोलते हैं, जिस दिन सेटलमेंट वाकई में होता है वो डेट वैल्यू डेट कहलाती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला, रेट आपको मैं बता चुका हूं, द रेट एट विच द कोटिंग पार्टी इज रेडी टू बाय द करेंसी इज कॉल्ड, वो रेट जिस दिन जो कोटिंग पार्टी है वो रेडी होती है बाय के लिए, और कोटिंग पार्टी का मतलब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, बैंक की, बैंक ही तो आपको कोट देता है, कोट का मतलब क्या है, कोटेशन, वो कोटेशन जिस पर आप अपनी करेंसी को चेंज करते हो, फटाफट बताइएगा यहां पर, तो कोटिंग की बात की जा रही है, कोटिंग में क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, यहां पर आने लग गए हैं आंसर, बहुत अच्छी बात है, यस, इसको बिड रेट बोलते हैं, बिड रेट, बिड रेट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लो ये दिया हुआ है 88.20/30, इसका मतलब है 88.20 पर बैंक क्या करेगा, आपसे करेंसी बाय करेगा, और आपसे बाय कब कर पाएगा, जब आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको क्या मिला होगा, डॉलर मिला होगा, आप वो डॉलर बैंक को बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा, यहां पर बैंक आपसे खरीदेगा, तो बाइंग रेट इसको कहा जाता है, मतलब ये बिड रेट है, और ये वाली जो रेट है 88.30 बोला जाएगा इसको, 88.30, ठीक है, तो ये क्या होती है, आस्क या ऑफर्ड रेट, ऑफर्ड रेट, आप जिस रेट पर बैंक से डॉलर खरीदेंगे, ये वो रेट थी जिस रेट पर आप डॉलर बैंक को बेच रहे थे, ये वो रेट है जिस रेट पर आप डॉलर बैंक से खरीदेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, एक को बिड रेट कहते हैं और एक को आस्क या ऑफर्ड रेट कहते हैं। आगे देखते हैं यहां पर, द डीलर्स आर ऑफिशियल्स हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द एंड ऑफ करेंसीज, जल्दी से बताइएगा, डीलर्स जो हैं यहां पर उनसे रिलेटेड, ये रिलेटेड है क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड, तो फटाफट बताइएगा यहां पर क्या भरा जाएगा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। द डीलर्स आर ऑफिशियल्स, डीलर्स यानी कि हम यहां पर सभी प्रकार के डीलर की बात कर रहे हैं जो यहां पर करेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग, दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा है, दिखने में आसान लगेगा बट ये थोड़ा सा आपके माइंड को चेंज करेगा, कंफ्यूजन, क्योंकि रिलेट हो रहे हैं फॉरेन ट्रेड से, तो यहां पर फॉरेन ट्रेड में सबसे पहले बात आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, बट इसका सही आंसर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कर रहे हैं, व्यापारी लोग कर रहे हैं, डीलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, डीलर तो सिर्फ करेंसी को या खरीद रहा है या बेच रहा है, तो जिन लोगों ने बी आंसर दिया है वो राइट है, बाइंग और सेलिंग। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को घुमा देते हैं, दैट्स इट, क्योंकि हमारे दिमाग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जाता है, बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात नहीं आती है, डीलर क्या कर रहे हैं, या तो करेंसी को खरीद रहे हैं या तो करेंसी को बेच रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, हमें जरूरत है, लेकिन हम कहां गए हैं, बाजार में, बाजार का एक ही काम है खरीदना और बेचना, फॉरेक्स मार्केट में भाई जो मार्केट है वहां क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन विच हैंडल्स
प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, रिकंसिलेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? आपको मैंने डीलिंग रूम ऑपरेशंस बताया हुआ है, टॉपिक का नाम है डीलिंग रूम ऑपरेशंस। डीलिंग रूम ऑपरेशंस, डीलिंग रूम ऑपरेशंस में मैंने 3 ऑफिस की बात करी है, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और तीसरा है यहां पर बैक ऑफिस। बैक ऑफिस फटाफट बताइएगा, प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, रिकंसिलेशन, ये सब किस ऑफिस में आता है? यस, शिवम ने मिडिल बताया है, आंघा जी ने बी बताया है। यस, जो सही ऑप्शन है इसका वो है बैक ऑफिस। देखो, फ्रंट ऑफिस का काम होता है ट्रांजैक्शंस करना सीधे सीधे। रिकंसिलेशन का मतलब हो गया वसूली, जो भी डील्स हुई हैं उनको प्रोसेस करना, ये बैकएंड का काम होता है बैक ऑफिस का। और मिडिल ऑफिस का काम क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। क्या काम होता है मिडिल ऑफिस का? रिस्क मैनेज करना। ये है रिस्क मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है मेरी बात? तो बैक ऑफिस इज द राइट ऑप्शन, 13 का बी। नेक्स्ट, बैंक्स परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज आर कॉल्ड पर्सन्स। बैंक्स जो परमिट है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए, उनको क्या कहा जाता है? बैंक्स परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज आर कॉल्ड। बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप लोग सभी लोग इसका आंसर बता दोगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन आंसर बताते रहिए। देखिए, जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं सभी लोग आंसर करते रहिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो यही पूछ लीजिएगा, फिर भी डाउट रह जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा। ग्रुप में आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, देख करके अच्छा लगता है। यस, अथराइज्ड डीलर इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। और इनकी कैटेगरीज भी मैंने आपको बता रखी है, अथराइज्ड कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपेड इंपोर्ट बिल्स ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट्स must be crystallized into rupees as per the policy of। unpaid import bills, इंपोर्ट बिल का मतलब क्या है? ठीक है, इंपोर्ट बिल का मतलब है पैसे देने हैं आपको, समझ गए मेरी बात? यानी कि आपने परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, करेंसी परचेज करने का, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल में बैंक को पैसा मिलेगा, मतलब एक्सपोर्ट बिल में डॉलर आएगा, बैंक को मिलेगा, बैंक कन्वर्ट करके इंडियन रुपी देगा, यहां आपको पेमेंट किसी और करेंसी में करना है। स्क्रीनशॉट नॉट अलाउड है तो कोई बात नहीं, फिर आप कहीं भी भेज सकते हैं उसको। आप सब लोग हमसे कई जगह जुड़े हुए हैं, कुछ लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, कुछ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, तो जहां भी आप जुड़े हुए हैं वहां आप हमें भेज सकते हैं। टेलीग्राम ऑफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वहां पर जो चीजें अलाउड हैं वही आप कर सकते हैं। तो 15 का सी, फेडाई गाइडलाइंस, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नहीं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना? इंपोर्ट बिल का पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट पर बैंक क्या करेगा? बैंक उसको क्रिस्टलाइज कर देगा, यानी कि जो करेंसी कन्वर्जन रेट्स हैं उस करेंसी कन्वर्जन रेट में कंप्लीट करके आगे बढ़ेगा। तो यहां पर याद रखिएगा, ये चलता है रेस्पेक्टिव बैंक की पॉलिसी, पहले से ही पॉलिसी बना करके दे रखी है। तो बैंक की जो पॉलिसी है, यहां पर इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं आता है, फेडाई भी नहीं आता है, रेस्पेक्टिव बैंक की जो पॉलिसी है वही यहां पर कवर करने का काम करती है, ध्यान रखिएगा यहां पर। तो जो भी अनपेड इंपोर्ट बिल्स हैं, ठीक है, उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक, बैंक की नीतियों के अनुसार। तो 15 का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ फेडाई रूल्स, अब फेडाई के 8 रूल मैंने आपको बताए हुए हैं, रूल 1 से लेकर के रूल 8, फेडाई के टोटल 8 रूल्स हैं, 8 रूल्स। उसी में पूछा जा रहा है बिसाइड्स जापानीज येन को छोड़ करके, मैंने आपको कोटेशन बताया था, एक होता है डायरेक्ट कोट। यहां पर कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिनमें 1 की बात आती है, जैसे $1 इक्वल्स टू इस समय 88.20 चल रहा है लगभग। तो कुछ का 1 में होता है और कुछ का कन्वर्जन सीधे 100 में होता है।
तो वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जापानीज येन को छोड़ करके और कौन सी करेंसी है इसमें, ठीक है, जिनका कोट किया जाता है 100 यूनिट्स में, कि 100 यूनिट में इतने, ठीक है, 100 जापानीज येन बराबर कितने रुपए, लाइक एज। तो ये कोटेशन जापानीज येन में तो होता ही है 100 का। जापानीज येन में आप कभी भी कोटेशन में ये नहीं पढ़ोगे 1 जापानीज येन इक्वल्स टू हाउ मच इंडियन रुपीज, नहीं, 100 जापानीज येन इक्वल्स टू हाउ मच, हाउ मेनी इंडियन रुपीज। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, उसको छोड़ करके और कौन सी करेंसी यहां पर दिख रही है आपको। आपने 16 का सी बता दिया है, 16 का डी। देखो ये क्वेश्चन मिल गया, थोड़ा सा है आसान लेकिन टफ मिल गया यहां पर। अब इसके लिए आपको एक लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, मैंने वो लिस्ट आगे बना दी है, उस लिस्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात की गारंटी हमारी है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या है सही ऑप्शन है यहां पर, इंडोनेशियन रुपया और इटालियन लीरा। ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। अब समझिएगा बहुत अच्छे से, आगे आपको क्लियर कर देता हूं पूरी लिस्ट। ये वो 28 करेंसी हैं, टोटल 28, जो 1 में डील होती हैं, 1, यानी कि 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज, 1 ऑस्ट्रेलियन, ठीक, 1 ऑस्ट्रियन सिलिंग, 1 बहरीनियन दिनार, कैनेडियन डॉलर, डैनिश क्रोन, डच मार्क। तो ये 1 में डील होती हैं, 1 याद रखिएगा, 1। ये सारी 28 करेंसी आपके सामने दिख रही हैं, इनको आपका नाम याद रखना है बहुत अच्छे से। ये 1 में डील होती हैं। फिर ये वो करेंसी हैं जो 100 यूनिट्स में कोट की जाती हैं, चाहे वो बेल्जियन फ्रैंक हो, इंडोनेशियन रुपया हो, इटली की लीरा हो, ठीक है, चाहे जापानीज येन हो, चाहे केनिया की शिलिंग हो, चाहे स्पेनिश की पेसेटा हो, ये सारी 100 में। अब अगेन आपको केनियन शिलिंग तो ऑप्शन में मिल रही है, लेकिन डैनिश क्रोन यहां पर क्या है, 1 में है। दैट्स वाई ऑप्शन में एक था डैनिश क्रोन और स्वीडिश क्रोनर, तो ये दोनों नहीं है, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। देन आगे आते हैं, ये तो 100 में हो गई। अब एक बात और याद रखिएगा, 100 यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी जो एशियन क्लियरिंग यूनियन ने दी है वो भी देख लीजिएगा। एशियन क्लियरिंग यूनियन, एसीयू ने जो दिया है वो है बांग्लादेश की टका, बर्मा की क्यात, ईरान की रियाल, पाकिस्तान का रूपी और श्रीलंका का रूपी। ये भी 100 में ही कोटेशन इनका दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये एशियन क्लियरिंग यूनियन करेंसीज हैं जो एशियन क्लियरिंग में आती है, ध्यान रखिएगा। राजदेव सिंह ने इंडियन रुपी बताया है, इंडिया की ही बात हो रही है, तो इंडियन रुपी 1 में नहीं, कौन कौन सी करेंसी हमसे भी यहां पर होंगी, जैसे 100 जापानीज येन इक्वल्स टू, ठीक है, 1 रुपी की बात नहीं होती, 1 डॉलर की बात होती, इंडिया में तो है ही है, तो इंडिया में हम अदर करेंसी की कोटेशन देंगे ना, तो वो बात यहां पर बताई जा रही है, अदर करेंसी की कोटेशन। ये आप देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छे से, सबका मैंने पूरा यहां पर बता दिया है, बहुत अच्छे से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। चलिए फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है एज, क्या डिस्क्राइब किया जाएगा, एज रीजनल मार्केट, प्योरली डोमेस्टिक मार्केट, वर्ल्ड वाइड मार्केट, लिमिटेड लोकल एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। आसान सा प्रश्न है, बता देंगे आप सभी लोग जल्दी से। हाँ, इसका सही ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड मार्केट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, पहले ही बता दिया ग्लोबल मार्केट है तो वर्ल्ड वाइड मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड एज फॉरेन एक्सचेंज, इनमें से किसे हम एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिगार्ड नहीं करेंगे, यानी कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसे होते हुए दिख रही है जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, जहां पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की बात नहीं की जा रही है। तो जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग क्या क्या लिखा हुआ है। कौन कौन सी एक्टिविटीज, 18 का जल्दी से बताइए, 18 का सही ऑप्शन क्या है, 18 का डी आपने बता दिया, बिल्कुल सही है। यहां पर चेक्स इश्यूड इन इंडियन रूपी, पहली बात तो इंडियन रूपी में ही इशू किया गया है और एक इंडियन कंपनी के द्वारा इशू किया गया है, और पेबल कहां है, विद इन इंडिया, ये बात ध्यान रखिएगा, पेबल कहां पर है, विद इन इंडिया पेबल है।
तो ये सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। बाकी हर जगह आप देख रहे हो बैंक डिपॉजिट्स पेबल किस में है, फॉरेन करेंसी में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड एंड पेबल इन फॉरेन करेंसीज। इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड हैं लेकिन चेकिंग अकाउंट बट पेबल क्या है, अब्रॉड। तो इन सब में फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। डी में फॉरेन करेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच फैक्टर हैज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका एक्सचेंज रेट के बदलाव में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। एक्सचेंज रेट जब बदलेगी ना तो उस पर कोई भी असर दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा है यहां पर वो फैक्टर? जल्दी से बताइएगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, देन यहां पर है चेंजेस इन टैक्स पॉलिसीज, ग्रोथ इन डोमेस्टिक टूरिज्म। क्या लगता है 18 का 19 का? जल्दी से बताइएगा। आंसर फटाफट कर दिया करिए। हाँ मैं समझता हूं थोड़ा सा 15-20 सेकंड का लैग रहता है यहां से वहां तक बातें पहुंचने में, बट मैं भी क्या करूं, जब तक आप लोग आंसर नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने में मजा नहीं आता है। जल्दी से बताइएगा। ग्रोथ इन टूरिज्म, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो एक बात याद रखिएगा, बस ये शब्द से पहचान लीजिएगा। अगर यहां लिखा होता है ग्रोथ इन ग्लोबल टूरिज्म या ग्रोथ इन ग्लोबल टूरिज्म तो इसका फर्क पड़ता, लेकिन ग्रोथ इन डोमेस्टिक टूरिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंपैक्ट नहीं पड़ता है एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस पर। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। आप लोग डाउट कहीं पर भी आए मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट, द रेट एट विच अ बैंक इज प्रिपेयर टू सेल अ करेंसी इज कॉल्ड। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है आज। राजदेव जी यहां से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहां से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी क्लासेस सामने चल रही हैं, मैं देखता हुआ चल रहा हूं, मुझे कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपके एंड पे हो सकती है प्रॉब्लम। बाकी और किसी को कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बताइए। तो अगेन वो रेट को क्या कहते हैं जिस रेट पर बैंक जो है वो करेंसी सेल करता है, उस रेट को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। उस रेट को किस नाम से जानते हैं? द रेट एट विच अ बैंक इज प्रिपेयर टू सेल अ करेंसी इज कॉल्ड। हाँ देखो कविंद्र ने भी बता दिया, अनूप दीक्षित ने भी बता दिया। तो राजदेव सिंह जी ये प्रॉब्लम नेटवर्क की आपके साथ में है, यहां पर किसी प्रकार की कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ऑल गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत 20 का बी आप लोगों ने बता दिया है, ऑफर रेट आस्क रेट, बिल्कुल सही बात है, इज द राइट ऑप्शन। अभी आपको बताया था बैंक जिस रेट पर करेंसी बेचता है वो कहलाती है बिड रेट, जिस रेट पर बैंक जिस रेट पर करेंसी खरीदता है वो कहलाती है बिड रेट, और बैंक जिस रेट पर करेंसी सेल करता है वो आस्क या ऑफर्ड रेट कहलाती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। इनमें से कौन सा रिस्क ऑपरेशनल रिस्क का, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेशनल रिस्क का हिस्सा नहीं है? ऑपरेशनल रिस्क आपको बताया हुआ है मैंने, ये टोटली इंटरनल रिस्क होता है जहां पर हम किसकी बात करते हैं? रिस्क अराइजेस फ्रॉम द people, process or systems. So again, exchange rate fluctuations, errors committed by staff, failures to technical system, breakdown of process and systematic failure. Yes Nitish, this is the first class of MCQ batch. Yes, you are right, because 9 सितंबर से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी, मैं 2 दिन ऑफ पे था, दैट्स वाई क्लास आज से स्टार्ट हो पाई है। हाँ 21 का ए बिल्कुल सही है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का ऑपरेशनल रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन किस प्रकार का रिस्क है? याद रखिएगा, ये मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क, एक्सचेंज रेट हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, इन सब रिस्क को हम मार्केट रिस्क में कवर करते हैं, ना कि ऑपरेशनल रिस्क में। ऑपरेशनल रिस्क याद रखिएगा
पीपल, प्रोसेस और सिस्टम, इन तीन पर आधारित जो भी रिस्क होते हैं उन रिस्क को हम किस नाम से जानते हैं? उन रिस्क को हम जानते हैं ऑपरेशनल रिस्क के नाम से। नेक्स्ट, कैंसलेशन ऑफ अ फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एट द, कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर का फॉरेन एक्सचेंज यानी कि पैसे को बदलने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस रेट पर एग्जीक्यूट होता है? जल्दी से बताइएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि याद रखिएगा T+2 की बात नहीं हो रही है। जल्दी से बताइएगा, क्या लगता है आप लोगों को? फर्स्ट एंड बेस्ट ए क्लास। अच्छा, थैंक यू कविंद्र जी। कोशिश यही रहती है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाऊं। और अभी 3 पार्ट्स में ये आपका पहला वाला टॉपिक डिवाइडेड है। अभी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं शुरू करूंगा, आज हो पाए आज, कल हो पाए कल, परसों हो पाए परसों। तो न्यूमेरिकल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पॉट फॉरवर्ड, प्रीमियम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। 22 का सी आप लोगों ने बता दिया है। यस, बिल्कुल सही बात है। रिवर्स टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट, जिसे हम रिवर्स टीटी रेट कहते हैं। रिवर्स टीटी रेट का मतलब अगर यहां लिखा होता फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट होता तो लगता है यहां पर टीटी सेलिंग रेट, ठीक है। और अगर यहां बाय की जगह क्या लिखा होता? सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो याद रखिएगा फिर क्या लगता? टीटी बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका रिवर्स रेट लगती है यहां पर, याद रखिएगा। रिवर्स, अगर बाइंग है तो सेलिंग रेट अप्लाई होगी और सेलिंग है तो बाइंग रेट अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि एक बाय कर रहा है दूसरा सेल कर रहा है ना, तो यही ट्रांजैक्शन रहता है। मैं कुछ खरीद रहा हूं तो दूसरा कुछ बेच रहा है, तो रिवर्स हो जाता है ना। आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हो तो अगला बेच रहा है, उसके लिए सेलिंग रेट हो गया, आपके लिए बाइंग रेट हो गया। ध्यान रखिएगा यहां पर। देन नेक्स्ट, एक्सपोर्ट बिल्स दैट रिमेन अनपेड आर क्रिस्टलाइज। जो एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट का मतलब पैसा आया था, ठीक है, रिमेन अनपेड, भुगतान नहीं हुआ है, तो उनको क्रिस्टलाइज किया जाएगा किस रेट पर? मतलब ऑन द 10th डे आफ्टर द बिल ड्यू डेट, इवन बिफोर द बिल मैच्योरिटी डेट, इन लाइन विद द रेस्पेक्टिव बैंक पॉलिसीज, एग्जैक्टली ऑन द बिल्स ड्यू डेट। फटाफट बताइएगा यहां पर। गलत नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा, ये वाला गलत तो नहीं करोगे। 23rd गलत बिल्कुल भी नहीं करोगे। 23rd आप लोग सब लोग सही करोगे। फटाफट बताते रहिए। क्या लगता है आप लोगों को? सी आप लोगों ने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। इन लाइन विद द रेस्पेक्टिव बैंक पॉलिसी, अभी मैंने आपको बताया था रेस्पेक्टिव बैंक की पॉलिसी पर ही डिपेंड करेगा क्रिस्टलाइजेशन, चाहे वो इंपोर्ट बिल हो चाहे वो एक्सपोर्ट बिल हो, चाहे वो, अगेन क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना, उसको खत्म कर देना, मतलब या इंडियन में या फॉरेन में हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, तो एज पर द रेस्पेक्टिव बैंक पॉलिसी, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेट रिप्रेजेंट द वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। उस रेट को क्या कहते हैं जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है करेंसी एक्सचेंज फॉर अनदर। अब ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, अगर इसमें भी कोई डाउट हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल टेंड्स टू मेक द लोकल करेंसी। जल्दी से बताइएगा, अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट यानी कि भारत के अपने यहां पर ब्याज दरें ज्यादा हैं, तो क्या होगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल टेंड्स टू मेक द लोकल करेंसी। फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होगा, क्योंकि ज्यादा ब्याज कमाने के लिए लोग हमारे देश में आएंगे पैसे के लिए, तो उससे हमारी लोकल करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट, डी वैल्यू और रिमेन अनचेंज्ड। क्या लगता है आप लोगों को? जो भी लगता हो प्लीज बताइएगा। When domestic interest rates are high, inflow of foreign capital tends to make the local currency। 25th का बी आपने बताया, बिल्कुल सही बात है।
एप्रिशिएट करेगा। मतलब समझ में आ गया ना भाई, अगर यहां ब्याज दरें ज्यादा होंगी तो इनफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का, और जब फॉरेन कैपिटल का जितना ही इनफ्लो होगा उतना तो हमारे लिए अच्छा है ना, उतना ही हमारे लिए क्या है, बेस्ट है यहां पर। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल जब बेस्ट है तो उससे हमारी करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट। और एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, आज है $1 इक्वल टू 88.20, तो $1 इक्वल्स टू अगर 86.20 हो जाता है, इसको बोलते हैं एप्रिसिएट। एप्रिसिएट इस तरीके ये एप्रिसिएशन है। और अगर हो जाए $1 इक्वल्स टू 88.70, तो इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएट, बस एक शब्द और याद रखिएगा, एप्रिसिएशन को रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं और इसको डेप्रिसिएशन को डीवैल्यूएशन भी बोलते हैं। बस याद रखिएगा, जो डीवैल्यूएशन शब्द है या रीवैल्यूएशन शब्द है, ये गवर्नमेंट एक्शन से होता है, ना कि मार्केट एक्शन। अगर गवर्नमेंट खुद से काम कर रही है तो गवर्नमेंट एक्शन से जो शब्द उत्पन्न होता है उसको डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन बोलते हैं। FII आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, अभी आगे और डिटेल में पढ़ते रहोगे, सब कुछ आएगा। तो एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट को ही रीवैल्यूएशन कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन के द्वारा होता है रीवैल्यूएशन, जानबूझ करके करेंसी का प्राइस, ठीक है, रीवैल्यू किया जाता है। देन डीवैल्यूएशन का भी काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट कोटेशंस आर आल्सो नोन एज, डायरेक्ट कोटेशन का मतलब है $1 इक्वल्स टू 88.20, ये है डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन, और अगर इस तरीके से हो ₹100 इक्वल्स टू $1.15, यानी कि याद रखिएगा, जहां फॉरेन करेंसी की वैल्यू, फॉरेन करेंसी की वैल्यू सेम रहे और इंडियन रूपी की करेंसी बदलती रहे, वो डायरेक्ट कोटेशन कहलाता है। ठीक है, एयरटेल हैज रिग्रेट फॉर बैड नेटवर्क टुडे, हाँ हो जाता है कई बार, ठीक है। देन दूसरा यहां पर ₹100 की बात करते हैं। अगर इंडियन रूपी यानी कि अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक लिखें ज्यादा सही है क्योंकि दोनों का मतलब सेम निकलेगा। अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है वो फिक्स रहती है और फॉरेन करेंसी बदलती है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन, और दोनों में प्रॉफिट का क्या रूल बताया था मैंने, याद है आप लोगों को, प्रॉफिट रूल। प्रॉफिट रूल, प्रॉफिट रूल, बाय लो सेल हाई, इसका क्या था, बाय लो सेल हाई, कम पे खरीदो ज्यादा पे बेचो, प्रॉफिट मिलेगा डायरेक्ट कोटेशन में। यानी कि $1 बराबर 88, अगर मान लो 86.20 पर आपने खरीदा होता, ठीक है, आज 88.20 हो गई तो आपको प्रॉफिट मिल जाता। और अगेन इनडायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट कर दो, बाय हाई सेल लो, ज्यादा पे खरीदो और कम पे बेचो। यहां पर प्रॉफिट के रूल उल्टे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि काम उल्टा हो रहा है। तो डायरेक्ट कोटेशन इनडायरेक्ट कोटेशन, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। हाँ, बाय लेस सेल हाई यहां पर अगर डायरेक्ट कोटेशन है, और बाय हाई सेल लो अगर इनडायरेक्ट कोटेशन है। तो इसको और किस नाम से जानेंगे, आप लोगों ने बता दिया है 26 का ए, बेस करेंसी कोड्स नहीं, क्रॉस करेंसी कोड्स, होम करेंसी कोटेशन। तो डायरेक्ट कोटेशन को होम करेंसी कोटेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां सी इज द राइट ऑप्शन, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, होम करेंसी कोटेशन के नाम से जानते हैं। होम करेंसी कोटेशन, रूल याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है, वरना आप जाइएगा अगेन टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ अ डीलिंग रूम दैट लुक्स आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये मैंने ही आपको बताया हुआ है। कौन सा डीलिंग रूम का ऐसा सेक्शन है जो रिस्क मैनेजमेंट देखने का काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है,
तो मैंने आपको बताया हुआ था फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। रिस्क को मैनेज कौन करेगा? रिस्क को मैनेज करने का काम है मिड ऑफिस का। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ काउंटर पार्टीज इनएबिलिटी और रिफ्यूजल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज। इस रिस्क को किस नाम से जानेंगे? अगर काउंटर पार्टीज की अयोग्यता है या वो रिफ्यूज कर देती है अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की, इसका मतलब ये हुआ उसने पेमेंट देने से मना कर दिया। और पेमेंट की बात किस रिस्क में आती है? जल्दी से बताइएगा, पेमेंट की बात किस रिस्क में आती है? पेमेंट की बात किस रिस्क में आती है? तो पेमेंट की बात हम किस में करते हैं? क्रेडिट रिस्क। हाँ, बैक ऑफिस आप लोगों ने बता दिया था, नीतीश, धनंजय, प्रशांत, कविन, शिवम, अनूप। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग आंसर करते जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्रेडिट रिस्क। जल्दी आंसर कर दो भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फेडाई गाइडलाइंस आउटलाइन द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर। जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, फेडाई के बारे में बात हो रही है। फेडाई आउटलाइन करती है गाइडलाइंस किसके लिए? या प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आचार संहिता, यानी कि किस तरीके से आप काम करो। लिक्विडिटी रिस्क नहीं, क्रेडिट रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क तो तरलता के जोखिम को बनाए रखना, किसी के डिफॉल्ट को लिक्विडिटी रिस्क नहीं दिखाता है। लिक्विडिटी रिस्क बैंक के डिफॉल्ट को दिखाता है, काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट को नहीं दिखाता है। नीतीश, फंड्स नहीं है किसके पास? बैंक के पास या पर्सन के पास? काउंटर पार्टी की इनएबिलिटी है कि वो दिया हुआ लोन नहीं चुका पा रहा है। समझ गए मेरी बात? करेंसी डीलर्स एंड ब्रोकर्स, बिल्कुल सही बात है। सी इज द राइट ऑप्शन, करेंसी डीलर्स एंड ब्रोकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत हो जाती है आपके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स, आज ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और कल इसके आगे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज जल्दी से ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। क्या प्रश्न है? द फॉलोइंग इज द इंटर बैंक रेट कोटेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंटर बैंक रेट का मतलब है बैंकों का आपस में। इंटर रेट कोटेड है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। कैलकुलेट द रेट अ बैंक विल ऑफर फॉर। उस रेट को कैलकुलेट करना है बैंक क्या ऑफर करे। इनवार्ड रिमिटेंस, इनवार्ड रिमिटेंस का मतलब पैसा आना है, आउटवार्ड रिमिटेंस मतलब यहां से पैसा जाना है। रेट कौन सी है? यहां पर स्पॉट रेट है। एज्यूमिंग, मार्जिन एज्यूम करना है 0.10 ओवर द इंटर बैंक रेट। जो इंटर बैंक रेट होती है उसके ऊपर के मार्जिन है 10 पैसे का। सर आई एम 55 एंड वेरी मच इंटरेस्टेड टू कंप्लीट माय CIB। वन थिंग सर, प्लीज टेक केयर ऑफ यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बीगिरी बाबूजी, आप क्लियर कर लेंगे और मेरी तबीयत सही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कभी कभी देखो यार, जुकाम, बुखार, खांसी बदलते हुए मौसम में हो सकता है। गला अभी भी खराब है, फिर भी क्लास ले रहा हूं, डिनाई नहीं किया मैंने क्लास लेने से। कल बहुत ज्यादा गला खराब था, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी गले से, दैट्स वाई क्लास नहीं ले पाया था। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो पूछा जा रहा है आपसे, देखो स्पॉट USD रेट क्या है? 88.2030। तो ये हो गया बिड रेट और ये हो गया आस्क रेट या ऑफर्ड रेट, या फिर क्या हो गया? ऑफर्ड रेट हो गया। ठीक है, इस रेट पर बैंक बाय करेगा, इस रेट पर सेल करेगा आपस में, क्योंकि कम पे खरीदता है, ज्यादा पे बेचता है। पूछा जा रहा है व्हाट आर द कस्टमर्स रेट फॉर इनवार्ड एंड आउटवार्ड रिमिटेंसेस। इनवार्ड रिमिटेंस के लिए क्या रेट है, आउटवार्ड रिमिटेंस के लिए क्या रेट है। तो अगेन यहां पर मैंने सॉल्व करके यहां पर आपको दिखा दिया है। ठीक है, मार्जिन आपको रखना है, हाँ बिल्कुल सही है, वहां पर ये आप लोगों ने बता दिया है। तो इनवार्ड रिमिटेंस बैंक हमेशा क्या करेगा? ठीक है, लो पे खरीदता है, यूज लोअर इंटर बैंक रेट। लोअर इंटर बैंक रेट है 88.20, माइनस कर देंगे मार्जिन, तो 88.20 से 10 पैसे का मार्जिन माइनस करेंगे, 88.10 आएगा। सेल करता है हाई पर, और जब हाई पर सेल करता है, सेल करते वक्त बैंक मार्जिन को जोड़ के सेल करता है। तो 10 पैसे जब खरीदेगा तो मार्जिन को क्या करेगा? घटाएगा, जब बेचेगा तो मार्जिन को ऐड करेगा, ध्यान रखिएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा 88.40। तो जो ए आंसर आप लोगों ने दिया है वो इज द राइट ऑप्शन। इनवार्ड 88.10, आउटवार्ड 88.40। ध्यान रखिएगा, ये रेट कोट किया जाएगा
इंटर बैंक मार्केट में ध्यान रखिएगा। सर बीएफएम कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखना है, कौन सा बच रही हूँ देखते प्लीज गाइड। महापैक के लिए है बट बहुत, अगेन इसी रीलोडेड बैच आपने लिया हुआ है तो इसमें आपको मिल जाएगा, या महापैक आपने लिया है तो महापैक में फाउंडेशन क्लासेस में जाकर के ट्राई कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत आती है हेल्प सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम का क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी नोटिफिकेशन में ही। और कल इसके आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो अगेन आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा आपको। हाँ, सारे टफ चीजें नहीं कराऊंगा भाई, आसान और टफ हर प्रकार की चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। तो ये मत सोचिएगा कोई क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। बस आप लोग जुड़े रहिएगा लाइव, जो भी कुछ होगा हम डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए गुड नाइट, और अगेन हमारी आपकी मुलाकात होगी कल सुबह, सॉरी